नमस्कार, लर्न विथ बेसिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज यह तीसरा पार्ट है ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट हनी ड्यू चैप्टर थर्ड है। ग्लिम्पसेस का मतलब होगा झलकियाँ ऑफ द पास्ट यानी भूतकाल की कुछ झलकियाँ। यह पाठ भारतीय इतिहास की कुछ स्वर्णिम झलकियों के बारे में बता रहा है, जिसको हम 5 भागों में पढ़ेंगे। एकदम धीरे-धीरे पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। हियर आर सम, यहाँ कुछ हैं पिक्टोरियल ग्लिम्पसेस यानी चित्रित झलकियाँ ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे भारत के इतिहास की कुछ झलकियाँ फ्रॉम 1757 टू 1857। कौन सी हैं? 1757 से 1857 के बीच की झलकियां हैं। These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding। यह पिक्चर्स यानी चित्र और स्पीच बबल्स जो इसके पास वो बबल्स में टेक्स्ट लिखे हुए हैं, विल हेल्प मदद करेंगे, क्लेरिफाई स्पष्ट करने में, योर आपकी अंडरस्टैंडिंग समझ को, ऑफ द कंडीशन that led to the event known as the First War of Independence in 1857 या 1857। यह जो पिक्चर और स्पीच बबल हैं वह आपकी मदद करेंगे उन परिस्थितियों को समझने में जिनके कारण प्रथम स्वतंत्रता अभियान 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं द मार्टियर्स। मार्टियर्स का मतलब होता है शहीद, द शहीद। यहाँ पे ये चित्र है जिसमें ये जो औरत है वो है लता मंगेशकर। एट अ फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक फंक्शन में वो क्या कह रही है? ये गीत गा रही है, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। देखो लिखा हुआ है ओ माय कंट्रीमैन, ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, अपनी लेट यानी भरो, योर आइज अपनी आंखें, विथ टीयर्स आंसुओं से, एज यू रिकॉल जैसे आप याद करते हो, द सेक्रीफाइसेज यानी बलिदान, ऑफ इंडियन मार्टियर्स भारत के शहीदों का। तो ये गीत आपने लगभग सबने सुना हुआ होगा। 15 अगस्त या 26 जनवरी पे आता है, ए मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये वही हैं। उसके बाद की बात करते हैं तो इस चित्र में यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये, और लाल बहादुर शास्त्री भी दिख रहे हैं। अब यहाँ पे ये इंडियंस मार्टियर्स यानी भारतीय शहीद हैं जिन्होंने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इनको पहचानने का भी क्वेश्चन आ सकता है। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, ये जवाहरलाल नेहरू हैं। ये आप कमेंट में बताइए ये कौन है और ये कौन है, ये कमेंट आप करिए। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय या विजय का दौर। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉन्क्वेस्ट यानी विजयों का दौर। कंपनीज कॉन्क्वेस्ट, तो यहाँ कंपनी कौन सी है? अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी जिसने क्या किया था? भारत पर आधिपत्य जमाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम सुना हुआ होगा आपने हिस्ट्री में कहीं ना कहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने क्या किया था? फॉरेनर्स कंपनी थी, भारत में आके अपना क्या किया था? शासन चलाया था, जिसके कारण हम गुलाम रहे थे। अब बात करते हैं उसकी कॉन्क्वेस्ट यानी उसके विजय का दौर कैसा था। अब बात करते हैं इंडिया 1765। ये भारत का नक्शा है, कब का है? 1765 का। क्या लिखा हुआ है? विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। अब ये 1765 है, इसका मतलब ये शताब्दी कौन सी हो गई? 18वीं शताब्दी। एक इम्पोर्टेंट टर्म आपको याद रखनी है, जैसे 1800 लिखा हुआ है और उसके आगे कोई भी वर्ष है तो वो शताब्दी हो जाएगी।
19वीं। अब यहाँ पे क्या है, विथ इट्स सुपीरियर विपन, सुपीरियर यानी बहुत आक मतलब उन्नत विपन्स यानी हथियार। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग यानी बढ़ा रही थी इट्स पावर, अपनी शक्ति इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं सदी के इंडिया में। तो ये 1765 है, इसका मतलब ये 18वीं सदी हुई। अब देखिए इंडियन जो इंडिया था वहाँ पे इंडियन प्रिंसेस का जो राज था वो यहाँ येलो कलर में है, और ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी इतनी है। अब वो धीरे धीरे अपनी पावर को क्या करेगी, बढ़ाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइडेड, भारतीय राजकुमार, इंडियन प्रिंसेस यानी भारतीय राजकुमार वर शॉर्ट साइटेड मतलब कम अल्प दृष्टिकोण वाले थे। वो क्या करते थे, वो एक दूसरे से नफरत करते थे। स्वाभाविक बात है, राज्यों को पाने के लिए वो क्या करते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे। जैसे यहाँ कोई ए नाम का राजा है, वो राज्य कर रहा है, और यहाँ बी नाम का राजा राज्य कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसका राज्य हड़पना चाहेगा, ये स्वाभाविक बात है। तो वो क्या करते थे, देहट अपस्टार्ट राजा बहा, तो ये इसने अपस्टार्ट राजा बहा, तो इसने क्या किया, दोनों वो शॉर्ट साइडेड थे, तो वो क्या कहते थे अपने सैनिकों को, वो देखो ये राजा कह रहा है, दैट अपस्टार्ट राजा बहा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफेट हिम। अब इंग्लैंड के जो मर्चेंट थे या इंग्लिश मर्चेंट थे, उनके पास सुपीरियर वेपन थे। ये क्या कह रहा है, दैट अपस्टार्ट राजा बहा कि वह राजा क्या है, घमंडी हैं और तुच्छ हैं। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, इंग्लिश के व्यापारियों को बुलाओ, दे विल हेल्प मी, वह मेरी मदद करेंगे, टू डिफीट हिम, उसको हराने में। तो अब यहाँ से एक आपने कंसेप्ट पढ़ा हुआ, तो फूट डालो राज करो। क्या होता है, जैसे दो जनों के बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो अपन क्या है, बीच में कोई तीसरा आदमी उसका फायदा उठाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, फूट डालो राज करो। यहाँ इंग्लिश पर्सन्स भी ऐसा करते हैं, इंग्लैंड मर्चेंट ए और बी के बीच क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, इंग्लिश वाले क्या कर देंगे, इन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा देंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, इसीलिए भारत के लोग क्या थे, शांति अनुभव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बार बार राजाओं के बीच क्या हो रहे थे, कांस्टेंट यानी निरंतर या लगातार युद्ध हो रहे थे। The rivalries helped the East India Company, and it could easily subdue Indian princes one by one. The rivalry यानी उनके बीच की जो संघर्ष थे, हेल्प उन्होंने मदद की, द ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद की, एंड इट कुड इजीली और एंड इट कुड इजीली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। सबड्यू यानी प्रभुत्व जमाना, इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, तो इस तरह की उनकी क्या राइवलरी से ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा पहुंचा, और उन्होंने क्या किया, इंडियन प्रिंसेस पर अपना वन बाय वन क्या कर दिया, प्रभुत्व, तो उन्होंने अपना प्रभुत्व भारतीय राजकुमारों पर एक करके एक करना शुरू कर दिया। अब क्या होता है, अ फार सिंह रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर फाउट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। अब क्या होता है, कई राजा थे, वो क्या थे, होशियार थे, यानी फार सिंह थे, मतलब दूर दृष्टिकोण वाले थे। वो समझ गए थे कि ये इंग्लैंड की एक चाल है, इंग्लिश मर्चेंट्स की, हमारी जो हमारी राइवलरीज है उसका फायदा इंग्लैंड को पहुंच रहा है। तो उन्होंने क्या किया, ब्रेव टीपू सुल्तान, एक नाम है, मैसूर का राजा है टीपू सुल्तान, उसने क्या किया, अफार सिंह रूलर, एक दूर दृष्टिकोण वाला रूलर यानी राजा, लाइक द ब्रेव यानी बहादुर टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, मैसूर का फाउट लड़ाई की थी, द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, जहाँ तक वह मरते मरते नहीं रुका तब तक वहाँ उसने इंग्लैंड के लोगों या ब्रिटिश जो थे मर्चेंट्स उनसे क्या की थी, फाइटिंग की थी। अब यहाँ पे एक और पिक्चर्स हैं, यहाँ पे बात कर रहा है, एक राजा है और उसका एक मंत्री वगैरह दिख रहा है, वो क्या कह रहा है, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वार्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स, कि थैंक गॉड यानी भगवान का धन्यवाद है कि देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, मंत्री कह रहा है, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, भगवान का धन्यवाद है कि अब कुछ शांति है इस
देश में। नो मोर वार्स, अब कोई युद्ध नहीं हो रहे हैं, और कोई ठगों द्वारा, ठग्स यानी डाकुओं के द्वारा कोई लूटिंग यानी कुछ प्रकार का लूट भी मार भी नहीं हो रही है। इज इट गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, तो ये राजा क्या कह रहा है, क्या यह भगवान ही है जिन्होंने इन ब्रिटिश को यहाँ भेजा है। अवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विथ देम, कि हमारे भाग्य क्या है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। अब देखो ये क्या हो रहा है, जैसे ही उन्होंने अपना प्रभुत्व या विजयी दौर शुरू किया, तो भारतीय कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। जो राजा और उनके दरबारी हैं वो तो यही कह रहे हैं कि भगवान का धन्यवाद है कि अब कोई भी झगड़े नहीं हैं और आगे कोई लूट मार भी नहीं होगी। और वो राजा कह रहा है कि भाई यह भगवान के द्वारा भेजे गए ही दूत हैं। एक और मंत्री है, वह कह रहा है कि हमारा भाग्य शायद उनके साथ जुड़ा हुआ हो, या हमारे लिए वह भाग्य की बात हो। यहाँ के जो लोकल आदमी हैं वो क्या कह रहे हैं, द वाइट मैन हैज किल्ड और दे थॉर्न आवर किंग्स, कि वाइट मैन यानी गोरे आदमियों ने हैज किल्ड मार दिया है, और डिथॉर्न आवर किंग्स और हमारे राजाओं को क्या कर दिया है, गद्दी से हटा दिया है। दूसरा आदमी क्या कर रहा है, नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, कि अब हम क्या हैं, उन स्लेव्स यानी दास या गुलाम है, ऑफ फॉरेनर्स, की हम अब उन गुलामों के दास हो चुके हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल, कि कुछ राजा अच्छे नहीं थे बट लेकिन आफ्टर ऑल, लेकिन अंततः देवर ऑफ दिस लैंड, की वह हमारी भूमि के थे, इसीलिए क्या है ये अफसोसदायी हैं। तो ये क्या है, सेकंड पार्ट ओवरऑल कॉन्क्यूएस्ट यानी विजयी दौर के बारे में बता रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि बता रहा है कि उन्होंने फूट डालो राज करो राजनीति से अपना प्रभुत्व स्थापित किया और धीरे धीरे अपने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा जमा लिया।